अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो हम ले जाएंगे, अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट था उसमें हम लोग सीमा शुल्क की गणना कर रहे थे। और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो सबसे पहला हमें ज़रूरत होता है वो है कर निर्धारण मूल्य की। हर एक वीडियो में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कर निर्धारण मूल्य की हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। उसी के आधार पर हमें आगे सीमा शुल्क की गणना करना पड़ता है। तो हमें सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि हमें सीमा शुल्क तो निकालना है, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है। सबसे पहला ज़रूरत पड़ता है कर निर्धारण मूल्य की। तो हमें कर निर्धारण मूल्य निकालना आना चाहिए। अगर हमें कर निर्धारण मूल्य निकालना नहीं आता है तो हम सीमा शुल्क की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ जो सीमा शुल्क है वो तो बहुत सरल है। वो पूरा टिका है किसके ऊपर, कर निर्धारण मूल्य के ऊपर। और कर निर्धारण मूल्य का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, उसको गणना करना आना चाहिए, तब जाके आप सीमा शुल्क बना सकते हो। क्योंकि जब तक आपके पास कर निर्धारण मूल्य नहीं होगा आप सीमा शुल्क के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कर निर्धारण मूल्य आपको आना चाहिए। और कर निर्धारण मूल्य का जो फॉर्मेट है उसका अलग सा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन के वीडियो को देखिए, इसका सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सबसे पहला अपना जो फॉर्मेट है, चाहे वो कर निर्धारण मूल्य का हो या फिर सीमा शुल्क का, दोनों वीडियो को देखिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन का फोटो या जो वीडियो है उसको देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। और बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है कि लाइव क्लास स्टार्ट होगा। आप कमेंट करोगे अगर आपको लाइव क्लास चाहिए कि सर हमें लाइव क्लास ज्वाइन करना है। अगर 10 लोगों का कमेंट आया तो 10 लोगों के कमेंट के बाद ही लाइव क्लास चालू किया जाएगा। रात 9 बजे से 11 बजे तक पूरा 2 घंटे का लाइव क्लास चलेगा और पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, फुल चलेगा वहाँ पे लाइव क्लास में। ठीक है, जितना पूछ सकते हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, सारा डाउट क्लियर करो। ठीक है, ये बीकॉम थर्ड ईयर के 2 घंटे का क्लास रहेगा। जिनको जिनको ज्वाइन करना है कमेंट करना। और अभी हम लोग देखेंगे जो सीमा शुल्क हमारा चौथा नंबर चैप्टर था, उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे PPP5, यानी कि हमारा एक्सरसाइज जो बैक क्वेश्चन है उसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। 4th नंबर तक अपलोड हो चुका है, अब उसको देखिए लाइन से। कुछ समझ नहीं आता है, कुछ दिक्कत जाता है तो सीधा कमेंट करो, सीधा पूछो। और ठीक ठाक है तो ठीक है, अच्छा समझ आता है, पूरा क्लियर होता है, एक लाइक कर देना। और समझ नहीं आता है तो पूछो कहाँ समझ नहीं आया, आपको और समझाया जाएगा। और छोटा मोटा कुछ डाउट रहता है कमेंट में पूछ लिया करो, या फिर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूछ लिया करो, कहीं भी पूछो लेकिन आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम क्वेश्चन को कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें किस चीज की गणना करना है यहाँ पे। तो इसमें दिया गया है भारत में आयात की गई कुछ वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है। यानी कि हम भारत में कुछ वस्तु मंगाए हैं, कहां से मंगाए, कौन से देश से, अभी तक नहीं बोला गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, माल का मूल्य $30,000। अब डॉलर से पता चला डॉलर कहाँ, अमेरिका में चलता है तो हम अमेरिका से मंगाए होंगे। ठीक है, या डॉलर जहां जहां चलता है उसमें से किसी देश से हम मंगाए होंगे, तो डॉलर अपना अमेरिका में चलता है तो अमेरिका से मंगाए होंगे माल को। तो माल का मूल्य कितना डॉलर, $30,000। $30,000 सोचे हो, अगर $30,000 वहां पे करेंगे तो हमारा इंडियन करेंसी कितना ज्यादा हो जाएगा। आगे देखते हैं, पैकिंग व्यय $600 दिया है और ढुलाई व्यय $300 दिया है। यानी कि जब हम माल को क्रय किए थे, खरीदने के बाद उसका अच्छे से पैकिंग किए तो पैकिंग के पीछे $600 और वेस्ट हुआ, क्योंकि वो लोग जो झिल्ली वाला पैकिंग करके देंगे वो पैकिंग तो हमें पसंद नहीं आएगा, वो पैकिंग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि माल टूट फूट हो जाएगा उन लोग को पैकिंग से। हम लोग क्या करेंगे, जो कार्डबोर्ड वाला पैकिंग, जो अपना लकड़ी वाला से पैकिंग या फिर प्लाईवुड से पैकिंग करते हैं माल का, वो पैकिंग चाहिए हमें तगड़ा वाला, ताकि इधर उधर थोड़ा लग भी जाए तो उसमें स्क्रैच ना आए, कोई उसमें डैमेज ना हो जाए सामान। और ढुलाई व्यय मतलब फैक्ट्री से ठेला या फिर अपना ट्रक में भर के जो ढुलाई व्यय होता है जहाज तक लाने का, वो ढुलाई व्यय कितना हुआ है, $300। तो ये भी हमारा
निर्यातक देश में हुआ, सॉरी हाँ निर्यातक देश में हुआ है तो ये कर होगा, हमें बीजक मूल्य के बाद निम्न मदों के अंतर्गत इसको शामिल करना पड़ेगा। आगे, विनिमय दर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित $1 बराबर 75 रुपए। देखो विनिमय दर में कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूं विनिमय दर में किस चीज का कंफ्यूजन, रिजर्व बैंक बोले या फिर विनिमय दर हो या फिर बाजार के अनुसार हो, कोई भी 3-4 ठो जितना भी लाइन से तुमको दिया रहेगा उसमें से देखो कि विनिमय बोर्ड कितना घोषित करता है या केंद्रीय बोर्ड कितना घोषित करता है। देखो विनिमय बोर्ड हो या केंद्रीय बोर्ड हो, बोर्ड तो है ना वहां पे, चाहे केंद्र और विनिमय हो, बोर्ड द्वारा जितना निर्धारित किया जाता है उसी दर को लिया जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक तो नहीं लेंगे। विनिमय दर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, ये बोर्ड द्वारा कितना अधिसूचित किया गया, $1 बराबर 78 रुपए 78 रुपीज है यहाँ पे। तो हमें विनिमय दर $1 बराबर 78 रुपए लेना पड़ेगा। आगे क्या बोला गया है, सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण मूल्य की गणना कीजिए, यानी कि हमें सीमा शुल्क की गणना करने के लिए उस अधिनियम के अंतर्गत हमें कर निर्धारण मूल्य की बस गणना करना है। हमें किस चीज की गणना करना है, कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है, सीमा शुल्क की गणना नहीं करना है। सीमा शुल्क की गणना आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे, जैसे हेवी क्वेश्चन आएगा तब पूछा जाएगा। अभी नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें आप लोग को सिखाया जा रहा है कि हमें कर निर्धारण मूल्य को कैसे कैसे निकालना है, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कैसे निकालना है। अगर वहां पे पानी वाला जहाज है तो कैसे निकालना है, हवाई जहाज है तो कैसे निकालना है, बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है तो कैसे निकालना है, नहीं दिया है तो कैसे निकालना है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग गणना करना यहाँ पे सिखा रहे हैं, इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जितना सारा खर्चा हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला गया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा जहाज यूज किया है। जैसे यहाँ पे सबसे हेडलाइन में बोला गया है, भारत में आयात की गई कुछ वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है, मतलब भारत में मंगा लिया है, भारत में मंगा लिया है। कहाँ से मंगाया है, अब यहाँ पे जो अमाउंट दिया है वो क्या है, अपना जो करेंसी दिया वो डॉलर में दिया, यहाँ पे राशि में नहीं दिया। डॉलर अमेरिका में चलता है तो अमेरिका से मंगाया होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों को डाउट जाता है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जहाज से जब विदेश से भारत में लाए थे उसका भाड़ा कितना है, यानी कि जहाजी भाड़ा, परिवहन लागत कितना यहाँ पे नहीं दिया है, बीमा प्रीमियम कितना है नहीं दिया है। तो ऐसे में जहाजी भाड़ा नहीं दिया, चलो ठीक है, जहाजी भाड़ा मान लो, पानी हवाई जहाज तो बोला नहीं है, हवाई जहाज का टॉपिक भी नहीं आया है, तो हवाई जहाज नहीं बोले तो हवाई जहाज नहीं है, चलो पानी वाला जहाज है, ठीक है, मान लिया पानी वाला जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज नहीं बोला है तो पानी वाला जहाज है। अब पानी वाला जहाज है तो उसका भाड़ा कितने रुपए यहाँ पे देना चाहिए था, नहीं दिया, देंगे तो हम लिखेंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल है यहाँ पे पानी वाला जहाज के लिए। लेकिन अगला जो बीमा प्रीमियम है, बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट उसको करेंसी में चेंज करके लिख सकते हैं। अगर वो नहीं दिया तो उस केस में हम FOB का 1.125% काट के लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में वो दोनों में से एक भी नहीं लिखा गया, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात है, इसका जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि ये जो वस्तु है भारत में आयात कर लिया है, मंगा लिया है, उसके बाद उसका विवरण हमें दे रहा है कि हमने मंगा लिया है, उसका इतना इतना खर्चा हुआ। अगर ये विदेश में जाता और वहां पे बोलता हम इतना से क्रय किया है, वहां पे इतना खर्चा किया है, वहां से लाने का खर्चा इतना, जहाज का भाड़ा इतना, बीमा इतना चुकाए हैं, सारा डिटेल्स दिया रहता तब हम लिखते और बीमा प्रीमियम नहीं देने से निकाल के लिखते। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये विदेश में गया कब था, कुछ नहीं बोला गया है, कहाँ से कितना खरीदा नहीं खरीदा सब कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया कि भारत में ला लिया गया। भारत में लाने के बाद सब विवरण हमें दे रहा है, भारत में लाने से पहले विवरण देना था कि हमने विदेश में गया था, वहां से इतना खरीदा, इतना कुछ किया, उतना कुछ नहीं किया। यहाँ पे भारत में आयात हो गया होने के बाद हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि नहीं इतना सारा हमने खर्चा किया, इतना लागत लगा, उसमें इतना व्यय किया, पैकिंग, दलाली, दुनिया भर का इतना व्यय हुआ, तो इसका कर निर्धारण मूल्य निकालो। तो इस दशा में क्या होगा, जो जहाजी भाड़ा नहीं दिया हम उसको नहीं लिख सकते, बीमा प्रीमियम नहीं दिया हम उसको भी नहीं लिख सकते, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर ये
विदेश में क्रय करने के लिए गया था सामान को, वहीं पे बैठ के हमें इन्फॉर्म करता कि नहीं हमारा इतना इतना खर्चा हो रहा है और जहाजी भाड़ा इतना रुपए लग रहा है, तो ये सारा खर्चा हमें देता तो हम उसको लिख लेते। भारत में आयात हो चुका है और भारत में आने के बाद जो भी होता है वो हमें अलाउड नहीं होता। मैं पहले वीडियो आपको बोल चुका हूँ, भारत में आने के बाद कोई खर्चा हम कर रहे हैं तो वो खर्चा अलाउड नहीं है। और यहाँ पे भारत में आने के बाद हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इतना इतना सारे चीज का क्रय किए, इतना खर्चा वो इतना हुआ इतना हुआ, तो जितना हम देखेंगे उसको लिखेंगे। लेकिन बीमा प्रीमियम के बारे में क्या कुछ नहीं बोला है, और भारत में आने के बाद ही वो सब खर्चा हुआ होगा और बीमा प्रीमियम कराया भी नहीं होगा, तो भारत में आने के बाद इन्फॉर्म कर रहे हैं, इस कारण से हम उस चीज में ध्यान नहीं देंगे। तो बीमा प्रीमियम रहे ना रहे हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। इससे पहला क्वेश्चन में क्या था, इससे पहला क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन थे, हवाई जहाज द्वारा आयात की गई एक टीवी, यानी हवाई जहाज द्वारा आयात कर रहे हैं मतलब विदेश में चला गया है वो, जाने के बाद हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला है कि भारत में आयातित माल का या भारत में आयात करने के बाद हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत में आयात की गई कुछ वस्तुएं, मतलब भारत में मंगा लिया है, मंगाने के बाद हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि ये निकालो। तो ये क्वेश्चन में अंतर हो जाता है, यही होता है मसला। यहाँ पे बीमा भी नहीं आएगा और अपना जहाज के भाड़ा जो नहीं दिया वो नहीं आएगा। अगर दोनों दिया रहता तो हम ले सकते थे। और सबसे पहले बात तो देखो, ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब विदेश में जाके वो सब खर्चा करेगा, जो इन्फॉर्म करेगा वो हम ले सकते हैं। लेकिन भारत में आने के बाद वो खर्चा कर रहा है वो नहीं होगा ना, वो अलाउड नहीं है। बंदरगाह से बाहर निकल के तो अलाउड नहीं है। और ये भारत में मंगा लिया वस्तुओं को, कुछ वस्तु भारत में आयात कर लिया गया, उसके बाद हमें उसका कर निर्धारण मूल्य निकालना है, उसका जानकारी हमें उपलब्ध करा रहा है। तो इस केस में जहाजी भाड़ा नहीं दिया तो हम नहीं लिख सकते, बीमा प्रीमियम नहीं दिया तो हम उसको भी नहीं लिख सकते। तो बिना ही बीमा प्रीमियम, बिना ही जहाजी भाड़ा के हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर इसमें कुछ दिक्कत जाता है तो पूछिए, और हम चलेंगे अभी बोर्ड में, आपको पूरा बना के दिखाएंगे क्वेश्चन को कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनता है, हेडलाइन कैसे डालना है, मेन सॉल्यूशन, वर्किंग नोट, सारा चीज को एक एक करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में और उसको देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन को, PPP 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपको समझा दिया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से सॉल्यूशन बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है उसका प्रोसेस रहता है, कैसे हम गणना करेंगे, मेन वर्किंग नोट अपना, सॉल्यूशन, हेडलाइन। तो सबसे पहले हम हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे और वर्किंग नोट जितना भी बनेगा उतना साइड में हम दिखाते जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो 5th नंबर क्वेश्चन 39 नंबर पेज में दिया है और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं उसका हेडलाइन की। तो हमें निकालना है कर निर्धारण मूल्य की गणना। हमें कर निर्धारण मूल्य निकालना है, तो कर निर्धारण मूल्य की गणना, हमें कर निर्धारण मूल्य की यहाँ पे गणना करने बोला गया 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर PPP 5, कर निर्धारण मूल्य की हमें गणना करना है। तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, हो गया अपना फॉर्मेट, इसमें विवरण, फिर यहाँ पे डॉलर में था और अपना रुपए में, क्योंकि हम इसको डॉलर में क्रय किए थे, यानी कि हम विदेश से क्रय किए थे जहां पे वो डॉलर चल रहा था। ठीक है, अमेरिका का नाम नहीं दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या है, भारत में आयात की गई कुछ वस्तुओं के संबंध में निम्न जानकारी प्रदान किया है हमें, मतलब भारत में उस वस्तु को मंगा लिया और मंगा लेने के बाद हमें वो बोल रहा है कि इतना सारा मंगा लिया, इतना कुछ किए, इतना कुछ नहीं किए। तो देखिए क्वेश्चन में इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, बाकी जितने सारे न्यू लोग हैं उन लोगों को क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा जो नियम है, अगर कर निर्धारण मूल्य की हमें गणना करने बोला गया है तो क्वेश्चन में अगर भाड़ा दिया है, पानी वाला जहाज है और उसका भाड़ा दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। हवाई जहाज का भाड़ा अगर दिया है तो 20% से काट के FOB का चेक करके लिखेंगे, लेकिन प्रोसेस करेंगे। अगर बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे करेंसी में चेंज करके, नहीं दिया है तो FOB का 1.125% काट के लिखेंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन में भाड़ा भी नहीं दिया है, बीमा प्रीमियम भी नहीं दिया है। अब भाड़ा नहीं दिया तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बीमा प्रीमियम भी नहीं दिए तो उसको 1.125% FOB का काट के लिखना था, पर हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भारत में आयात होने के बाद हमें इन्फॉर्म करें, इस कारण से उस चीज को हम नहीं लिखेंगे। दोनों ही यहाँ पे इग्नोर कर देना है, वैसे भी दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे
हेडलाइन हो गया कि कर निर्धारण मूल्य की गणना, विवरण हो गया, अपना डॉलर का साइन हो गया, रुपए का साइन हो गया है। अब क्वेश्चन में देखो कि $1 बराबर कितना बोला जा रहा है। विनिमय दर, सबसे पहले देखो विनिमय दर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित $1 बराबर 75 रुपए, यानी कि रिजर्व बैंक हमें कितना बोल रहा है, $1 बराबर 75 रुपए लेने को बोल रहा है। जबकि केंद्रीय सीमा शुल्क कितना है बोर्ड द्वारा घोषित, $1 बराबर 78 रुपए। बोर्ड द्वारा कितना घोषित हुआ, $1 बराबर 78 रुपए, तो हमें 78 रुपए को ही लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बीजक मूल्य। अब जो लोग न्यू देख रहे हैं वीडियो को तो वो लोग समझेंगे अब बीजक मूल्य क्या है, तो घुमा रहे हैं यहाँ पे। बीजक मूल्य का मतलब होता है कि कितने में हम खरीदे थे माल को। बीजक मूल्य, समव्यवहार मूल्य, क्रय मूल्य सब एक ही चीज होता है, यहाँ पे अलग अलग नाम से दिया रहेगा आपको घुमाने के लिए। समव्यवहार मूल्य, समव्यवहार मूल्य और क्रय मूल्य, ये सब चीज एक ही है। कितना डॉलर से खरीदा था वो माल का मूल्य, $30,000। बाप रे, बहुत ज्यादा महंगा है ये तो। $30,000 से वो खरीदा है, और हमारा इंडियन करेंसी क्या है, उनका $1, और विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया गया 78 रुपए, यानी कि उनका $1 बराबर हमारा 78 रुपए। अब $30,000 से खरीदा, अगर 78 रुपए से गुना करोगे, इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23,40,000 हो जाएगा। 23,40,000 रुपए का ये हो गया है, बहुत महंगा ये तो। अगला, पैकिंग व्यय $600 और धुलाई व्यय $300। अब देखिए ये तो बीजक मूल्य हो गया। आगे यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे निम्न मदे, निम्न मद के अंतर्गत क्या आता है, पैकिंग, डिजाइन एवं विकास व्यय, रॉयल्टी, लाइसेंस, दलाली कमीशन, ये जितना सारा रॉयल्टी इधर आता है, लाइसेंस शुल्क, सारे खर्चे को यहाँ पे जोड़ना पड़ता है, क्योंकि सब निर्यातक देश में होता है। ठीक है, वो भी खरीदना, जितना में खरीदेंगे उससे एक्स्ट्रा, मतलब उसको छोड़ के अलग सा ये चार्ज किया जाता है, अलग सा ये खर्चा होता है अपने खरीदने के लिए। ठीक है, इस कारण से इसको और जोड़ा जाता है। तो पैकिंग व्यय $600 है, पैकिंग व्यय $600 है। इसको हम चेंज करके लिखेंगे तो $600 का 78 से गुना कर दो, 46,800 रुपए का, 46,800 रुपए का हो गया। उसके बाद है कौन सा, ढुलाई व्यय। ढुलाई व्यय 300 कितना है, $300 है। अब $300 को हम चेंज करेंगे तो 23,400 रुपए आ रहा है, 23,400 रुपए आ रहा है $300 का, और 46,800 आ रहा है $600 का। उसके बाद और कोई खर्चा जो यहाँ पे निम्न मध्य में आएगा तो हम उसको लिखेंगे, अगर कोई खर्चा है तो, जैसे दलाली कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस, ये सब कोई खर्चा है तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे बुक में नहीं है, हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर दिया रहे तो हम लिखते उसको। क्वेश्चन में विनिमय दर, आगे क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन में वो पूरा खत्म हो गया। इस व्यय के देखो, निम्न मदे के अंतर्गत पैकिंग होता है, डिजाइन होता है, ढुलाई व्यय, लाइसेंस, अधिकार शुल्क, दलाली कमीशन, बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही दिया था तो 2 ही मैं लिख दिया। अब इसको अपने को प्लस करना है, इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आएगा वो एफओबी होगा, 23,40,000, 46,800, 23,400, 24,10,200, 24,10,000, 24,10,200, और यहाँ पे $30,000 है, 600 और 300 900, 30,900, $30,900 में हो गया, और रुपए में 24,10,200 रुपए का हो गया। ये हमारा हो गया एफओबी मूल्य। एफओबी, इसको हिंदी में जहाज लदाई या लदान मुक्त मूल्य, जहाज लदाई मुक्त मूल्य कितना हो गया, एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में एफओबी बोला जाता है। $30,900 हुआ है, और रुपए में देखेंगे 24,10,200 रुपए हुआ है। इसके बाद क्या जुड़ता है हमारा, इसमें जोड़ा जाता है निम्न व्यय।
और निम्न व्यय के अंतर्गत सिर्फ 2 ही खर्चा आता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं आता। इस बात का हमेशा ध्यान में रखो। निम्न मद में 10 प्रकार के खर्चा आ सकता है, 10 खर्चा आ सकता है, लेकिन निम्न व्यय में सिर्फ 2 ही खर्चा आएगा। कौन सा? जहाज, देखो विदेश से जहाज में माल को चढ़ा दिया तो विदेश से भारत में लाने का जहाज का भाड़ा आएगा, जिसको परिवहन लागत के नाम से जानते हैं, और दूसरा आएगा बीमा प्रीमियम। इस दोनों के अलावा कोई खर्चा इसमें नहीं आएगा। लेकिन निम्न मद के अंतर्गत 10 प्रकार के खर्चा यहाँ पे आ सकता है, जो निर्यातक देश में होता है, माल को खरीदने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ठीक है, तो निम्न व्यय में परिवहन लागत क्या दिया है? ये परिवहन लागत क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला, जहाज का भाड़ा कितना है वगैरह नहीं है, परिवहन लागत नहीं है, तो उसको हम नहीं लिख सकते, नील। अब दूसरा होता है बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम का मसला क्या होता है? अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम उसको लिखेंगे डॉलर में, इंडियन करेंसी में चेंज करके लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे। और अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तब क्या करेंगे? बीमा प्रीमियम जो रहेगा, FOB जो रहा है यहाँ पे 24,10,200 का, उसी का 1.125% काटना पड़ता है। हमें बीमा प्रीमियम के लिए क्या करना पड़ता है? FOB का 1.125% काट के लेना पड़ता है, परंतु लेना जरूर होता है, क्योंकि बिना बीमा कराए कोई माल खरीदता बेचता नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्यों नहीं लिए? एक तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, फिर भी तो काट के लेना चाहिए यहाँ पे नियम के अनुसार। इसीलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वो निर्यातक देश में जाके हमें इन्फॉर्म नहीं किया था, निर्यातक देश में जाके हमें सारा विवरण नहीं दिया था, वो अपने भारत में मंगा लिया, और भारत में मंगाने के बाद हमें उसका जानकारी दे रहे हैं कि हमने इतने का माल कराया, कि इतना वहां पे खर्चा हुआ, इतना यहाँ पे ये हुआ। तो भारत में आने के बाद बोल रहे, तो भारत में आने के बाद ये सब खर्चा अगर करेंगे तो अलाउड नहीं है। पहले से बोलते आ रहा हूं मैं, पहले वीडियो में कई बार बोला, इसको ध्यान में रखना। भारत में आयात की गई कुछ वस्तु के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान कर रहा है। भारत में आयात करने के बाद ये सब बोल रहा है, तो बीमा प्रीमियम भी नहीं दिया है और अपना परिवहन लागत भी नहीं दिया, तो दोनों में से दोनों को ही हम नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं ले, लेकिन नहीं दिया है फिर भी हम लिखते। अगर ये विदेश से माल को मंगाता, उसी दौरान हमें इन्फॉर्म करता, विदेश में मतलब भारतीय बंदरगाह में आने से पहले उधर बैठ के अपने को इन्फॉर्म करता कि नहीं हम इतने का माल कराए, कि इतना बीमा कराए, इतना वो कराए, इतना वो कराए, तो ये सब बोलता, तो अपने को सारा जानकारी देता। तो बीमा प्रीमियम अगर नहीं बोलता तो भी हम यहाँ पे 1.125% यहाँ पे चार्ज करते, पर इसीलिए नहीं किया, भारत में आने के बाद इन्फॉर्म किया। हो गया मसला पे खत्म। डाउट क्लियर है पे सबका? हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब जोड़ेंगे तो ये तो नील है, नील है, तो 24,10,200 रुपए ही इसका आंसर आ रहा है। 30,900 डॉलर हो रहा है। ठीक है, 24,10,200 ये क्या है? अपना कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य की राशि कितना आया? 30,900 डॉलर और 24,10,200। कितना आसान था। भारत में आयात करने के बाद इन्फॉर्म कर रहे हैं, इस कारण से बीमा प्रीमियम नहीं दिया तो उसको नहीं लिख सकते, और भाड़ा नहीं दिया उसको भी नहीं लिख सकते। नहीं दी तो क्यों लिखेंगे? ऊपर से भारत में आने के बाद इन्फॉर्म करे तो उसको लिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया ये। और जितना इन्फॉर्म किया था हम उस सबको लिख दिया, जो आने लायक था, जो हमारा यहाँ पे टैक्सेबल हुआ था। ठीक है, सब हम यहाँ पे जो स्वीकृत है सबको हम लिखे हैं। आंसर है 24,10,200 और डॉलर में 30,900। ठीक है, इसमें किसी को देखो डाउट जिसमें था कि बीमा प्रीमियम को क्यों नहीं लिखना है, मैं बार बार बताया हूं, इसके बाद भी इसमें डाउट जाता है तो आप फॉर्मेट को नहीं पढ़ो, आप नियम को नहीं पढ़े हो, ठीक से उसको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। कितना सस्ता सरल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कितना सस्ता सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है तो आगे हेवी क्वेश्चन कैसे बना लोगे? फिर भी इसमें कुछ डाउट जाता है, पूछो, फिर बताऊंगा मैं। पूछो कि इसमें से कौन सा पॉइंट में यहाँ पे डाउट जा रहा है, इसमें से पूछो, मेरे से कमेंट करो सीधा वहीं पे। ठीक है, हो गया 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें से कुछ डाउट है तो पूछो। और इस क्लास में यही तक 5th नंबर क्वेश्चन में। अगले क्लास में हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये 555 था, अब अपना सॉरी 555 है, अब 556 आएगा। उसमें क्या होता है देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास में ही तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।